हेलो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के जीएस का जो क्लासेस हम कंटिन्यू अपलोड कर रहे हैं उस पे हम यहाँ पर क्लास नंबर 10 के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कौन सा नंबर का क्लास है ये? क्लास नंबर 10। ठीक है, 10वां नंबर का 9 जो क्लास है इसमें अपलोड किया जा चुका है, जो कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण जो 10-10 क्वेश्चन हैं तो वो अपलोड किया जा चुका है और उसके बारे में डिस्कशन, साथ ही यहाँ पर इसमें जो मैप है छत्तीसगढ़ का उससे संबंधित अन्य राज्यों से क्या संबंध है, कौन कौन से ज़िले यहाँ पर अन्य राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है, इन सब के बारे में हमने क्लास में कवर किया हुआ है। ठीक है, क्लास 1 से लेकर 9 तक में। ठीक है, अब इसमें हम यहाँ पर जो क्लास 10 है इसमें हम थोड़ा सा किससे बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10 में हम लोग पंचायती राज के बारे में। ठीक है, पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित हम लोग जो 10 क्वेश्चन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है छत्तीसगढ़ के जो मैप है इसमें हमने जो नए ज़िले बनाए गए हैं। ठीक है, वर्तमान में कुल कितने ज़िले हैं? कुल जो ज़िला है, ठीक है, कुल 33 ज़िला है। ठीक है, इससे पहले जो है इसका जो ज़िला की जो संख्या था वो कितना था? 27 था। ठीक है, 27 से क्या कर दिया गया था, इसको 28 कर दिया गया था। ठीक है, 28 में इसमें क्या किया गया है, 4 नए ज़िले जोड़ा गया। इस प्रकार से इसका जो है ये सभी मिलकर कितना ज़िला बना दिया है अभी वर्तमान में? कुल 33 ज़िला। ठीक है, 28 और 32 हो गया था। ठीक है, 32 में फिर एक जो नया ज़िला जोड़ा गया था 2022 में। ठीक है, इस प्रकार से जो है टोटल जो है 33 ज़िला अभी वर्तमान में हैं। तो जो नए ज़िले हैं वो उसका जो है कौन कौन से यहाँ पर ज़िले से तोड़कर बनाया गया है ये सभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो नए ज़िले में यहाँ पर कुल जैसे कि देखने को मिल रहा है आपको, संभाग जो है 5 संभाग है। सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग। ठीक है, बस्तर संभाग में पहले से ही 7 ज़िले थे, जो अभी भी 7 ज़िले हैं। रायपुर संभाग में 5 ज़िले थे पहले भी और अभी भी 5 ज़िले हैं। ठीक है, जो नया ज़िला है वो आपका इसमें देख सकते हैं 7 ज़िला है अभी वर्तमान में दुर्ग संभाग में, जिसमें से 2 ज़िला है ना नया बनाया गया है। मतलब इसमें 5 ज़िले थे, 2 नए ज़िला बनाया है, तो वर्तमान में भी यहाँ पर 7 ज़िला है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है बिलासपुर में जो है आपका 5 ज़िला था, 5 ज़िला, इसमें 3 नए ज़िले जोड़े गए हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर 8 ज़िला भी वर्तमान में बटा हुआ है। ठीक है, अब जो है 7 ज़िला भी वर्तमान में है सरगुजा संभाग में। सरगुजा संभाग में एक नया ज़िला बनाया गया है, पहले कितना था? 6 ज़िला। इस प्रकार से टोटल कुल यहाँ पर 33 ज़िले अभी वर्तमान में संचालित है। ठीक है, अब इसमें बात किया जाए जो नए ज़िले का नाम क्या क्या है, तो सबसे पहले हम लोग ऊपर से नीचे देखते आते हैं। यहाँ पर सरगुजा संभाग में, सरगुजा संभाग में जो है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, बिलासपुर संभाग में 3 नए ज़िले बनाए गए हैं, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, जो कि 27 के बाद यहाँ पर 28वां ज़िला ये है। ठीक है, 28वें नंबर का जो ज़िला बना था गौरेला, पिंडरा, मरवाही, उसके बाद से आपका जो है 4। ठीक है, कौन सा? ये पहला, दूसरा, तीसरा और एक चौथा, ये जो 4 ज़िले हैं ये बनाए गए थे। यहाँ पर देख सकते हैं 28 ज़िला के बाद 4 ज़िला कब बनाया गया था? 15 अगस्त 2021 को 4 नए ज़िले बनाए गए थे और 18 नए तहसीलें। किसके द्वारा? सीएम, चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के द्वारा, भूपेश बघेल जी यानी कि काका के द्वारा यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, 15 अगस्त 2021 को यहाँ पर। ठीक है, 4 नए ज़िले और 18 तहसीलें। इस प्रकार से यहाँ पर कितना ज़िला हो गया था? 32 ज़िला हो गया था। ठीक है, उसके बाद जो है 2022 में, ठीक है, 2022 में 33वां ज़िला कौन सा बनाया गया? खैरागढ़, छुई खदान, गंडई ज़िला। इस प्रकार से जो है कुल 33 ज़िला जो है वर्तमान में संचालित है। ठीक है, अब इसमें जो है थोड़ा सा और देख लेते हैं जो वर्तमान में अभी जो विभागों की जो संख्या है, कुछ कुछ दिया गया है जो कि महत्वपूर्ण रहता है, इसकी संख्या वह क्वेश्चन में पूछा जाता है, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, संभाग और जिला से संबंधित छत्तीसगढ़ के, तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं जो कुल जिलों की जो संख्या है यहाँ पर कितना है? 33 है। ठीक है, संभाग की संख्या यहाँ पर 5 है, 5 संभाग, रायपुर, बिलासपुर देख सकते हैं, सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और बस्तर संभाग। ठीक है, तो पिछली बार जो है तहसीलों की जो संख्या अभी वर्तमान में कितना है? 250।
अनुविभाग की संख्या 122 है, जिसमें से 13 जो है नया है और 250 जो है तहसील है, जिसमें से 18 जो नए तहसील हैं। ठीक, और पुलिस रेंज पहले 5 था, वो 1 बढ़ा दिया गया है, 1 नया जो है बना है। ठीक है, तो ये जो नए जितने भी संख्या है इसकी जो घोषणा है, ठीक है, राजपत्र में यहाँ पर 20 अगस्त 2023 को 20 अगस्त 2023 को यहाँ पर जारी किया गया है, या फिर इसको मान्यता प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसी डेट से। तो इसकी घोषणा जो है आपका भूपेश बघेल द्वारा किया गया है। ठीक है, 2023 में। अब जो है इसमें जो है एक नए जो रेंज बना है वो कौन सा है, नया रेंज, पुलिस रेंज राजनांदगांव जिला। ठीक है, इसका जो प्रमुख होता है वो कौन रहता है, आईजीपी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बोला जाता है। ठीक है, तो एक रेंज में एक आईजीपी होता है, सबसे बड़ा कौन होता है, डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, इसके बाद जो है क्या रहता है, आईजीपी, ठीक, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इस प्रकार से। तो यहाँ पर पिछली बार जो है तहसील जो है 18 नए तहसील बनाया गया था। कब बनाया गया था, 15 अगस्त 2021 को, और 4 नए जिले बनाया गया था, घोषणा किया गया था सीएम भूपेश बघेल के द्वारा। अभी उसके बाद 20 अगस्त 2023 में भी 18 नए जिले, 13 नए अनुविभाग और एक पुलिस रेंज की यहाँ पर घोषणा किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर जो है करेंट अपडेट्स से रिलेट कर सकते हैं इसको, और वर्तमान में जितने भी यहाँ पर संख्या हैं जो विभाग के, वो सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से जो है हम लोग यहाँ पर पंचायती राज का यहाँ पर जो है 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसका जो है पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि ग्राम पंचायत का सरपंच कब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। ग्राम पंचायत का बोला गया है सरपंच, ये जो है सरपंच के बारे में है, अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, निर्वाचित किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 13 के अनुसार यहाँ पर, ठीक है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन में, जब सरपंच पद से त्याग पत्र दे देता है। ठीक है, दूसरा जो है जब सरपंच जो है प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, अगला जो है जब सरपंच, ये जो है ये भी सही है आपका। ठीक, ये जब सरपंच जो है प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है, प्रत्यावर्तित यानी कि उसे पद से हटाकर दूसरा नया सरपंच चुन लिया जाता है। ठीक है, ये भी सही है आपका। जब सरपंच जो है पदच्युत कर दिया जाता है, पद से त्याग दिया जाता है, ठीक है, वो पद से हटा दिया जाता है उसके जो सदस्यगण द्वारा या फिर पंचों के द्वारा। ठीक है, जब सरपंच का चुनाव लंबित हो, लंबित होना मतलब देरी में हो, जो सरपंच का जो चुनाव है उसका चुनाव में यहाँ पर कराने में यहाँ पर निर्वाचन आयोग द्वारा यहाँ पर विलम्ब हो रहा है या देरी में होने वाला है, कुछ समय लगेगा, तो ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जा सकता है। ठीक है, जो पहले से जो सरपंच है जो अभी पद में, उसको यहाँ पर हटाकर उसमें से जो कोई भी अपने अनुभव या फिर कार्य अनुभव के हिसाब से कोई भी चुन सकता है। ठीक है, जो सदस्यगण हैं। तो इसका जो आंसर है हमारा जो है उपयुक्त सभी। ठीक है, इसमें से जो है अप्रत्यक्ष रूप से बोला गया है, तो अप्रत्यक्ष का मतलब होता है बिना चुनाव किए। ठीक है, अपने सदस्य में से चुना जाता है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से इसका मतलब है। ठीक है, अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जनता के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, जनता के द्वारा वोटिंग कराया जाता है। ठीक है, और जो अप्रत्यक्ष होता है बिना चुनाव किए जनता के द्वारा। ठीक है, मतलब जो पंच है वो अपने में से किसी एक को चुन सकता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है हमारा डी आंसर होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन अपना देखेंगे। इसका जो है मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसमें रिसर्च नहीं बोलूँगा, बट इससे रिलेटेड जो आंसर मैं दे सकता हूँ वो यहाँ पर ट्राई करूँगा कि यदि जिला पंचायत का जो अध्यक्ष है निलंबित हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, जिला पंचायत की बात किया जा रहा है, अध्यक्ष जो है जिला पंचायत का निलंबित यानी कि उसे हटा दिया गया है पद से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा जिला पंचायत का उपाध्यक्ष कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा, कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में। दूसरा जो है जिला पंचायत का उपाध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष बन जाएगा। ठीक है, ये बोला जा रहा है। तीसरा जो है अध्यक्ष का पद जो है रिक्त रहेगा। ठीक है, डी में दिया गया है सदस्यगण स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन
करेंगे। ठीक है, तो इस और पांचवा जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो है यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अब ये जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं जो भी ऑप्शन दिया गया है, तो हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, तो जिला पंचायत का जो उपाध्यक्ष है कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं कर सकता, ये तो सही नहीं है। जिला पंचायत का उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष बन जाएगा, ये भी नहीं बन सकता है, ऐसा नियम नहीं है। ठीक है, अध्यक्ष का पद रिक्त रहेगा, अध्यक्ष का पद को भी रिक्त नहीं रख सकते क्योंकि उसके जो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन कौन करेगा। ठीक है, जिम्मेदारी कौन लेगा। अगला जो है सदस्यगण स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे, यह भी नहीं कर सकते। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पंचायती राज की जो नियम है उस पर जिला पंचायत का अध्यक्ष जब निलंबित हो जाता है तो विहित प्राधिकारी, ठीक है, जिला पंचायत का जो है विहित प्राधिकारी जो है विशेष सम्मेलन बुलाता है सबसे पहले। ठीक है, तो पद रिक्त होने की 15 दिनों के भीतर जो है यह सम्मेलन बुलाना पड़ता है और अपने सदस्यगण में से कार्यकारी अध्यक्ष अस्थायी रूप से मतलब कुछ समय के लिए कार्यकारी अध्यक्ष का क्या करता है, चयन करता है। कौन करता है, विहित प्राधिकारी, मतलब जिला पंचायत स्तर तक का। ठीक है, जो विहित प्राधिकारी रहेगा, चाहे कलेक्टर हो चाहे वो आपका कमिश्नर हो, वो सब विहित प्राधिकारी क्या करता है, विशेष सम्मेलन बुलाएगा जो कि 15 दिनों के अंदर, यानी कि पद जैसे कि आज खाली हो रहा है तो आज से लेकर 15 दिन बाद तक, 15 दिन तक, ठीक है, ये सम्मेलन बुलाएगा और अपने सदस्यगण में से ही एक अस्थायी रूप से कार्यकारी अध्यक्ष का चयन करेगा। अब इसका जो चयन करना है इसमें जो है कुछ कंडीशन रहेगा। यदि इसमें जो है SC ST और OBC महिला होने पर यह जो पद है, जैसे कि अध्यक्ष जो है SC ST और OBC वर्ग के अगर महिला हो, ठीक है, तब के स्थिति में क्या होगा, उसी वर्ग के महिला को यहाँ पर इस पद से भरना होगा। ठीक है, अगर महिला ना होने की स्थिति में क्या किया जाएगा, अन्य जो है इसके लिए ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा, आंसर जो है विहित प्राधिकारी द्वारा विशेष सम्मेलन बुलाया जाएगा, वो भी कितने दिनों के अंदर, पद खाली होने के 15 दिनों के अंदर। ठीक है, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं अपने सदस्यगण में से कौन, विहित प्राधिकारी जो है 15 दिनों के अंदर सम्मेलन के द्वारा अस्थायी रूप से कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव अपने सदस्यगण में से करेगा। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये इसी प्रकार से क्वेश्चन अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हालांकि आपको बोर लग रहा होगा या फिर वीडियो लंबा बन सकता है, बट इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा आपको जानकारी मिलने वाला है और बहुत सारे क्वेश्चंस अब इसमें रिलेट हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसमें छत्तीसगढ़ में अपैरल ट्रेनिंग एंड डिज़ाइनिंग सेंटर कहाँ स्थापित नहीं किया गया है बोला है। ठीक है, याद रखना, किया गया है या नहीं किया गया है, ये जो पूछा जाता है या सही है या नहीं सही है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर नहीं है बोल रहा है। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा, बिलासपुर। ठीक है, तो अपैरल सेंटर और डिज़ाइन सेंटर में जो शामिल किया गया है वो कौन कौन से हैं शहर, एक तो रायपुर शहर है, भिलाई शहर है और राजनांदगांव। ठीक है, ये 3 जो सेंटर्स हैं जो कि ट्रेनिंग एंड डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पर चुना गया है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि नगरीय निकाय से संबंधित है। यदि एक पार्षद विधि व्यवसायी, विधि यानी क्या हो, वकालत, ठीक है, कोर्ट पेशा वाला, ठीक है, विधि व्यवसायी होते हुए किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, ठीक है, नगर पालिका परिषद के विरुद्ध कार्य करता हो, तब क्या होगा। ठीक है, यानी कि कोई व्यवसायी वकील, सरकारी वकील या फिर कोई भी है, वो क्या करता है, किसी अन्य व्यक्ति की तरफ से उसके बदले में क्या करे, नगर पालिका परिषद के विरुद्ध क्या करे, कार्य कर रहा होगा। ठीक है, तब की स्थिति में क्या होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है कि कलेक्टर उसे पद से हटा देगा। दूसरा है पार्षद एक विधि व्यवसायी के रूप में क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। तीसरा जो है पार्षद अपने पद पर बना रहेगा। ठीक, चौथा जो है डी ऑप्शन, यदि पार्षद का विशेषाधिकार है, मतलब यह जो है विशेषाधिकार है, उसको यह काम करने का अधिकार है। ठीक है, इसका अंतिम है ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर कलेक्टर उसे अपने पद से क्या कर सकता है, हटा सकता है। ठीक है, क्यों हटाएगा, इससे पहले थोड़ा सा देखते हैं जो नगरीय निकाय व्यवस्था है। ठीक है,
पंचायती राज व्यवस्था में नगरीय निकाय में होता है सबसे बड़ा होता है एरिया वाइज, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा नगर निगम होता है, जो कि वर्तमान में अभी कितने 14 नगर निगम है यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ में। नगर पालिका परिषद, ठीक है, नगर निगम से कम मध्य यहाँ पर उससे कम जनसंख्या वाले क्षेत्र के लिए नगर पालिका परिषद होता है। उसके बाद नगर पंचायत, ठीक है, नगर पंचायत का जो सदस्य होता है वो वार्ड के हिसाब से वार्ड पंच जो है ग्राम पंचायत में रहता है, और नगर पंचायत में जो है इसे पार्षद कहा जाता है, ठीक है। अब पार्षद में जो है विधि व्यवसायी की तरफ से विधि व्यवसायी के रूप में जो काम कर रहा है उसको कौन हटा सकता है, नगर पंचायत का विहित अधिकारी, ठीक है, पद से हटा सकता है। तो नगर पंचायत का जो है विहित अधिकारी कौन होता है, जो है कलेक्टर, उस जिले का जो कलेक्टर होता है डीएम, वो क्या होता है, इसका विहित अधिकारी होता है। यह इस विधि व्यवसायी को क्या कर सकता है, पद से हटा सकता है, ठीक है, उसी को ये अधिकार रहता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हमारा रहेगा कलेक्टर उसे पद से हटा देगा, ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन रहेगा नगर पालिका की अवधि के विषय में सही क्या है, ठीक है, नगर पालिका की अवधि, ठीक है। तो इसका जो आंसर है सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसके बाद से हम लोग ऑप्शन को थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है, कि नगर पालिका की अवधि का जो निर्धारण है कब होता है, प्रथम सम्मेलन के दिनों से, यानी कि जो है पहला सत्र सम्मेलन जो होगा जिस तिथि को, उसी तिथि को क्या किया जाएगा 5 साल के लिए जैसे कार्यकाल माना जाएगा, ठीक है। उसका जो कार्यकाल है कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का, ठीक है। यानी कि यह वो आज के डेट में यानी कि 2 जनवरी है, ठीक है, 2024। तो अगर इस डेट पे वो क्या करते हैं, पहला सम्मेलन होगा तो 2 जनवरी 2029 तक के लिए वो क्या हो जाएगा, वो पद में रहने वाला है, ठीक है, इसी प्रकार से रहेगा। अब तीसरा जो है इसमें महत्वपूर्ण कि विघटित होने पर, ठीक है, 2 वर्ष से कम समय में, ठीक है, 2 वर्ष से कम समय में अगर विघटित होने पर 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने में बचा जो समय, मान लो यहाँ पर 2 वर्ष बाद क्या हो रहा है, यह विघटित हो जा रहा है, तो ये जो है बचे हुए जो 3 साल के लिए 3 वर्ष के लिए ये क्या किया जाएगा, पुनः, ठीक है, पुनः इसके लिए क्या किया जाएगा, निर्वाचन किया जाएगा, ठीक है, न कि इसके 5 साल के लिए, ठीक है, ये 5 साल के लिए नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसी के आधार पर हम यहाँ पर इस ऑप्शन में चयन कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि इसमें ऑप्शन दिया जा रहा है कौन सही है बोल रहा है, ठीक है। तो नगर पालिका की अवधि की गणना निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से किया जाता है। क्या बोल रहा है, निर्वाचन परिणाम, ठीक है, निर्वाचन का जो है परिणाम घोषित होता है उस तिथि से किया जाता है, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहला देख सकते हैं, ऑप्शन में पहला ए में है, दूसरे सी में भी पहला है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अब हमारा जो है नगर पालिका की अवधि की गणना प्रथम सम्मेलन की तिथि से की जाती है, दूसरा हमारा सही है। तो इसमें जो है दूसरा करेक्ट है, इसमें भी दूसरा करेक्ट है, तो बी और डी में से ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे ऑप्शन बी सही होगा या तो डी सही होगा, क्योंकि उसमें दूसरा जो ऑप्शन है दोनों में है, ठीक है, दूसरा वाला स्टेटमेंट। अब दूसरा स्टेटमेंट सही है। अब हम तीसरा देखेंगे कि नगर पालिका की अवधि, कार्य अवधि कितना रहता है, 5 वर्ष का होता है, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। अब हम लोग इसमें ऑप्शन देखेंगे बी और डी में दूसरा भी है, तीसरा भी है, इसमें भी दूसरा और तीसरा है। अब हम लोग आगे देखते हैं, यदि नगर पालिका 2 वर्ष में विघटित हो जाता है, हम लोग बात किए थे थर्ड स्टेटमेंट में हम लोग यहाँ पर, ठीक है, कि 2 वर्ष की में विघटित की गई हो, तो नगर पालिका 3 वर्ष की अवधि के लिए क्या किया जाता है, गठित किया जाता है, ठीक है, जो कि हमने पढ़ा था, ठीक है, ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। अगला जो ऑप्शन दिया गया है देख सकते हैं चौथा, तो ये जो है चौथा ऑप्शन बी में है, ठीक है, ऑप्शन बी में जो है चौथा स्टेटमेंट, तो हमारा जो है चौथा जो है करेक्ट हो गया, ठीक है। इतना ऑप्शन है, इसमें पांचवा आ रहा है, पांचवा हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। यदि नगर पालिका 2 वर्ष में क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है, तो नई जो नगर पालिका है
वो 5 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, हमने पहले ही यहाँ पर डिस्कस किया है जो नगर पालिका की जो कार्य अवधि की जो निर्धारण नियम है उसमें कि जो 2 वर्ष की अवधि के लिए अगर वाद क्या होता है वो विघटित हो जाता है तो पुनः जो है गठित करना है नगर पालिका का कार्यकाल। वो कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष को पूरा करने में जो समय बचा हुआ है, ठीक है, यानी कि 2 वर्ष हो गया है तो 3 वर्ष के लिए जो है पुनः गठित किया जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो 5वां भी क्या है? गलत। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 3 स्टेटमेंट से देख सकते हैं। पहला अगर कंफर्म होता है एक स्टेटमेंट तो हम 2 ऑप्शन को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो है दूसरा आंसर सही था। ठीक है, पहला गलत था तो ये 2 ऑप्शन खत्म हो गया। अब 50-50 का चांसेस है। ठीक है, ए जो है ये तो नहीं हो सकता। नगर पालिका की अवधि बी दूसरा सही है, ये दोनों हो सकता है। तीसरा भी सही, ये भी 2 ऑप्शन हो सकता है। चांसेस है थर्ड वाला कंफर्म हो गया कि चौथा ये सही है, ये हो गया, इसमें चौथा नहीं है तो ये हमारा ऐसे ही कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है हमें कि इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही पॉइंट्स हमें क्या करना है? याद करते जाना है हर क्वेश्चन में। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते जाएंगे हमें ये जो है क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने में हमें आसानी हो जाएगा। ठीक है, तरीका हमें पता चल जाएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है नगर पंचायत की वार्ड समिति। ठीक है, बात किया जाए नगर पंचायत नगरीय निकाय वार्ड समिति, वार्ड का जो है नगर पंचायत में पार्षद होता है। ठीक है, तो वार्ड समिति के विषय में क्या सही है? ठीक है, सही क्या है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, सही के बारे में सही है या नहीं सही है क्वेश्चन में ये हमें सबसे पहले देखना है। ठीक है, इसमें जो दिया गया है इसमें भी हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। जो नगर पंचायत होता है, ठीक है, वो क्या रहता है? पार्षद होता है, उसका सदस्य पंचायत का सदस्य होता है। और पंचायत का सदस्य जो है अपने क्षेत्र से कोई भी 2 व्यक्तियों को क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। ठीक है, पार्षद क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। ठीक है, कोई भी 2 को। ठीक, अब जो है इसमें जो ऑप्शन दिया गया स्टेटमेंट उसके बाद हम लोग इसमें मिलान करेंगे। नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है। ठीक है, ये जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, कि नगर पंचायत के कुछ भी वार्डों को बहुत 2 वार्ड या 3 वार्ड मिलकर क्या कर सकते हैं? एक वार्ड की समिति बना सकता है। ठीक है, एक दूसरा जो स्टेटमेंट है इसमें वार्ड से निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं। ये स्वाभाविक बात है, जो पार्षद जो हैं उस वार्ड के वो तो इसके सदस्य रहेंगे, उसके साथ ही अपने क्षेत्र के कोई भी 2 व्यक्तियों को क्या कर सकता है? वो अपने समिति में शामिल कर सकता है। ठीक है, अब तीसरा स्टेटमेंट है वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, ये सही है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा सही है, देख सकते हैं। अब जो चौथा है कि वार्ड समिति का जो अध्यक्ष है, समिति का अध्यक्ष जो है नगर पंचायत के अध्यक्ष के द्वारा चुना जाता है। अब नगर पंचायत का जो है अध्यक्ष है, ठीक है, अब नगर पंचायत का जो अध्यक्ष है वो क्या करेगा? वो समिति का जो है चुनाव नहीं कर सकता। समिति के अध्यक्ष का, वार्ड समिति का जो अध्यक्ष रहेगा उसका जो है चुनाव वह पंचायत अध्यक्ष नहीं कर सकता। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो वार्ड समिति का अध्यक्ष इसका जो चुनाव है कौन करेगा? समिति के सदस्यगण, समिति के सदस्यगण, समिति के सदस्य के द्वारा किया जाता है, न कि क्या किया जाएगा? नगर पंचायत के अध्यक्ष द्वारा, पंचायत के अध्यक्ष द्वारा, इसके द्वारा नहीं किया जाता। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? समिति के सदस्यगणों के द्वारा, अपने में से किसी एक को। ठीक है, बल्कि जो पार्षद है नगर पंचायत की वो अपने क्षेत्र के कोई भी 2 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, ये इसको प्रावधान दिया गया है। तो हमारा जो है चौथा ऑप्शन गलत है, देख सकते हैं यहाँ पर। पहला दूसरा तीसरा सही है, चौथा जो है तो ये हमारा गलत हो जाएगा और 3 जो है सही है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो सी ऑप्शन होगा। ठीक है, करेक्ट। इस प्रकार से अगला जो हमारा जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोग यहाँ पर पंचायती राज संविधान से संबंधित प्रश्न यहाँ पर कर रहे हैं जो कि छत्तीसगढ़ के
पीएससी, सीजीपीएससी, सीजीबीएफए में आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस या फिर अन्य, ये सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संघीय व्यवस्था में, संघ जो है यूनियन, ठीक है, इंडियन यूनियन, संघीय व्यवस्था में कौन एक एकात्मक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, एकात्मक तत्व की बात की जाए तो सबसे पहले भारतीय संघीय व्यवस्था जो है 3 चरणों में कंप्लीट होता है। पहला जो है एक तो न्यायपालिका होता है, एक तो राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति जो होता है, तीनों के द्वारा होता है। और तीसरा जो होता है आपका कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका के अंतर्गत आपका जितने भी मंत्रिपरिषद हैं, जितने भी सीएम हैं, पीएम होता है, ठीक है, या ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं, जितने भी सेंट्रल मिनिस्टर मंत्री वगैरह केंद्रीय। अब जो है इसमें दूसरे में जो होता है राष्ट्रपति, राज्यपाल और जो है आपके उपराष्ट्रपति, इन तीनों से जो है संबंधित रहता है। ठीक है, अगला जो है तीसरा जो है न्यायपालिका में जो है आपको सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जो भी CJI वगैरह, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसमें जो पूछा गया है एकात्मक तत्व पाए जाते हैं, तो इसका जो आंसर है हमारा सबसे पहले तो राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, सबसे पहले राज्यपाल की नियुक्ति देख सकते हैं। अब होता है छठवां, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति। ठीक है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी यहाँ पर विधेयक पारित नहीं हो सकता। ठीक है, ये हो गया। अब जो है कार्यपालिका में हमारा जो है न्यायपालिका में एक सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं, ये संवैधानिक संकट की स्थिति में। ठीक है, तो ये जो हमारा इसका जो आंसर होगा डी आंसर होगा। ठीक है, क्या क्या होगा, एक तो चौथा हो जाएगा राज्यपाल की नियुक्ति, दूसरा में हो गया इसका छठवां राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की क्या होता है स्वीकृति होना कंपलसरी है। ठीक है, और छठवां जो है हमारा संवैधानिक संकट, इस सिचुएशन में ये जो है अपना जो है अधिकारों का उपयोग करने वाला है। ठीक है, जो एकात्मक तत्व है उन्हीं के द्वारा होगा, अन्य किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये डी हमारा जो ऑप्शन सही रहने वाला है। ठीक है, अगला जो हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, यदि पंचायत चुनाव में मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी का या फिर जो आप बोल सकते हैं कैंडिडेट का, ठीक है, जो उम्मीदवार है, ठीक है, जो चुनाव में खड़ा हुआ है, उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, ये अक्सर होता है यहाँ पर, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसके इस स्थिति में क्या इसका व्यवस्था किया जा सकता है, क्या यहाँ पर नियम शर्तें यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो नियम शर्तें एक्चुअल में हैं, तो मतदान स्थगित हो जाएगा, मतदान स्थगित नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पर तीसरा जो है दिया गया है स्टेटमेंट, यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे, ये ध्यान देना है, एक अभ्यर्थी शेष रहने पर मतदान जो है स्थगित हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, अगर एक ही कैंडिडेट उम्मीदवार होगा तो दूसरा कोई उसके अपोजिट में नहीं रहेगा, इस स्थिति में इसे क्या किया जाएगा, स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया सही। अब जो है अगला जो स्टेटमेंट, एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहने पर, यानी कि 3 अभ्यर्थी मान लो है, ठीक है, 3 अभ्यर्थी, इसमें से एक क्या हो गया, कैंसिल हो गया, दूसरा और तीसरा जो है अभी वर्तमान में है, तो ये दोनों के बीच क्या हो सकता है, चुनाव में यहाँ पर ऑप्शन जो है देखने को मिल सकता है। ऐसी स्थिति में जो है आपका चुनाव जो है मतदान कैंसिल नहीं होगा, स्थगित नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा दूसरा और तीसरा और चौथा जो ऑप्शन है करेक्ट है। ठीक है, इस स्थगित होगा नहीं होगा, ये जो है स्टेटमेंट ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शंस जो हो रहा है, ये वाला ऑप्शन होगा तो ये नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन होगा तो ये नहीं होगा, तो यहाँ पर पहला और दूसरा तो करेक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें जो कंडीशंस जो रखे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पंचायत जो चुनाव है, इसमें जो अभ्यर्थी अगर मृत्यु हो जाता है किसी उम्मीदवार का, तो एक से कम अभ्यर्थी होने पर क्या हो सकता है, वो स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, और एक से अधिक जो उम्मीदवार होने पर क्या हो सकता है, यह स्थगित नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, तीसरा और चौथा सही है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक, अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से,
एक क्वेश्चन से हम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नॉलेज ले सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो है राज्य निर्वाचन आयोग को बारे में देखते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है रिटर्निंग अधिकारी की क्या करता है, नियुक्ति करता है, रिटर्निंग अधिकारी। अब रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति एक तो राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग कर सकता है, और दूसरा जो है जिला निर्वाचन अधिकारी किसके सहयोग से, आयोग की सहमति से क्या कर सकता है, रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। अब इसमें जो है रिटर्निंग अधिकारी जो है किसी भी स्थिति में एक या एक से अधिक हो सकता है, मतलब कोई भी क्षेत्र में एक से अधिक व्यवस्था अगर करने में, मैनेज करने में प्रॉब्लम होता है तो वो एक से अधिक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति किया जा सकता है। ठीक है, या तो जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा या तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। जो जिला निर्वाचन अधिकारी मुख्यतः कौन रहता है यहाँ पर, जो जिले का जो कलेक्टर होता है, डीएम, वो क्या रहता है, इसका निर्वाचन अधिकारी रहता है। ठीक है, जिम्मेदारी उसी का रहता है। तो यहाँ पर बात किया जाए रिटर्निंग अधिकारी। अब रिटर्निंग अधिकारी जो है नायब तहसीलदार को अगर रिटर्निंग अधिकारी बनाया जाता है जो कलेक्टर के द्वारा या फिर निर्वाचन आयोग के द्वारा, तो नायब तहसीलदार को दो ही स्थिति के लिए यहाँ पर रिटर्निंग अधिकारी चुना जा सकता है। एक तो जो है ग्राम पंचायत के लिए और जनपद पंचायत के लिए, न कि आपका जिला पंचायत के लिए, ठीक है, जिला पंचायत के लिए चुना नहीं जा सकता, ये हमारा होने वाला है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के लिए ही जो है रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नायब तहसीलदार को चुना जा सकता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को कि पंचायत चुनाव के विषय में सही क्या है बोला जा रहा है। ठीक है, कि एक जिला में पंचायत चुनाव में, ठीक है, तो एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, ये तो करेक्ट है। ठीक है, जिला निर्वाचन अधिकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा ये दोनों हमारा क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। सबसे पहले एक या अधिक जो है रिटर्निंग अधिकारी होते हैं, ये भी हमारा सही है। जैसे जैसे क्षेत्र है उसके हिसाब से क्या कर सकता है, एक से अधिक जो है रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है, जो है कि निर्वाचन आयोग के द्वारा या फिर जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन जो है देख सकते हैं, पहला सही, इसमें भी पहला। अब इसमें जो दूसरा दिया गया है देख सकते हैं, दूसरा इसमें दिया है, दूसरा इसमें नहीं दिया है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, यहाँ से कैंसल आउट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है करेक्ट आंसर जो है ये वाला होगा। बट इसमें हम इसको आगे भी पढ़ते हैं, अगर हमें और तीसरा नहीं पता होगा और ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, कि रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, राज्य निर्वाचन आयोग करता है, ये हमारा सही है। तीसरा देख सकते हैं, मान लो ये भी नहीं पता चलता, तीसरा, इसमें भी तीसरा है, ये दो ऑप्शन हो जाता। ठीक है, अब जो क्या दिया गया है, रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति जो है आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी भी कर सकता है, ये भी सही है, जो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में बात किया था। अब जो है नायब तहसीलदार, ठीक है, जो नायब तहसीलदार है वो जनपद पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है, ये सही है, और ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो है ग्राम पंचायत का जिला पंचायत का वो रिटर्निंग अधिकारी नहीं हो सकता, ये हमारा जो है रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो सातवां जो है हमारा क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो इसमें जो है सातवां दिया गया है, इससे भी क्लियर हो जाता है कि ये हमारा क्या है, रॉन्ग है, ये वाला सातवां गलत स्टेटमेंट है, ये हो गया। ठीक है, अब जो है छठवां हमारा सही है, ये सही है, पांचवा भी हमारा सही है, ये चौथा भी सही है। ठीक है, ये ऐसे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, और सातवां जो है, ठीक है, आठवां जिला निर्वाचन अधिकारी ही एकमात्र रिटर्निंग अधिकारी होता है, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि रिटर्निंग अधिकारी जो है कोई भी हो सकता है, कोई भी यहाँ पर शासकीय कर्मचारी जो कि आपका लेवल जो है, लेवल क्या है उसमें दिया गया है, जो राजपत्रित अधिकारी कोई भी हो उसे यह रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, वो भी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, और दूसरा जो है जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा। ठीक है, अगला जो हमारा अंतिम जो क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा जो है यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जैसा कि आपातकाल का सिचुएशन क्यों आता है, आपातकाल का जो सिचुएशन है कौन लागू करता है, राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। आपातकाल की स्थिति जो कि राज्य के शासन द्वारा, कोई भी राज्य अगर
अपना जो राज्य में जो शासन व्यवस्था है उसको चलाने में या फिर उसका निर्वहन करने में क्या होता है, असमर्थ होता है। ठीक है, अराजकता हो जाता है, अराजकता या फिर भगदड़ वगैरह। ठीक है, कोई घटना जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में क्या किया जाता है, राष्ट्रपति जो है 1 माह के अंदर में 2/3 बहुमत, ठीक है, की स्वीकृति के द्वारा साधारण उसको एक राष्ट्रपति शासन के लिए वो क्या करता है, एक घोषणा करता है। ठीक है, कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, किसकी स्थिति में, राज्य शासन द्वारा शासन व्यवस्था को चलाने में असमर्थ होने की स्थिति में। ठीक है, तब उस राज्य में जो है राष्ट्रपति का शासन जो है लागू कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसके लिए जो है 1 माह के अंदर इसको क्या करना पड़ता है, 2/3 बहुमत के साथ संसद में इसे स्वीकृति मिलना अनिवार्य होता है, और इसको स्वीकृति मिलने के बाद भी इसे साधारण बहुमत से इसे वापस भी लिया जा सकता है। ठीक है, ये भी इसका एक कंडीशन होता है। ठीक है, अब इसके आधार पर हम ये लोग यहाँ पर देखते हैं कि आर्टिकल अनुच्छेद 352 के अनुसार, अनुच्छेद 352 इसमें जो है दिया गया है कि आपातकाल की स्थिति के बारे में। ठीक है, संविधान में। ठीक है, तो इसमें जो अनुच्छेद 352 है इसके अनुसार जो बाह्य आपातकाल के विषय में सही क्या है बोला गया है। ठीक है, क्या पूछा गया है, सही पूछा गया है। ठीक है, तो यह राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषित किया जाता है, ये तो सही है, देख सकते हैं, पहला सभी में है। दूसरा जो है 2 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। किसने भीतर, 2 माह के भीतर बोल रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, 2 माह के भीतर जरूरी नहीं है। ठीक है, 1 माह के भीतर इस संसद की स्वीकृति मिलना चाहिए, ये जो सही है। तो दूसरा हमारा जो है गलत है, देख सकते हैं, दूसरा स्टेटमेंट इसमें है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, इसमें दूसरा नहीं है, इसमें भी दूसरा नहीं है। ठीक है, तीसरा हमारा जो है करेक्ट है, 1 माह के भीतर बोला है, इसमें तीसरा है, ये भी हो सकता है, तीसरा इसमें है, ये भी हो सकता है। इसमें जो है तीसरा ऑप्शन नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब जो है ऑप्शन बी और सी में से कोई एक ऑप्शन होगा, 50-50 हो गया, कन्फर्म। ठीक है, अब देखते हैं, संसद के साधारण बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए। ठीक है, ये जो बोल रहा है स्वीकृति जो है साधारण बहुमत से बोला जा रहा है, साधारण बहुमत से, जो कि बिल्कुल गलत है। इसमें क्या होना चाहिए, बहुमत देखा जाता है। बहुमत कितना बहुमत देखा जाता है, 2/3 बहुमत से स्वीकृति मिलना अनिवार्य होता है। तो चौथा हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, जो कि किस में दिया गया है, इसमें जो है चौथा नहीं दिया गया है, इसमें जो है चौथा इसमें भी नहीं दिया गया है। चलो ठीक, अब जो है संसद के 2/3 बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। पांचवा जो हमारा जो स्टेटमेंट दिया गया है वो क्या है, बिल्कुल सही है। तो पांचवा इसमें दिया नहीं गया है, फिर भी यहाँ हो सकता है, इसमें पांचवा दिया गया, ये भी हो सकता है। ठीक है, अगला जो है संसद के साधारण बहुमत से इसे वापिस लिया जा सकता है। ठीक है, साधारण बहुमत से क्या किया जा सकता है, इसे कैंसिल भी किया जा सकता है या फिर वापिस भी किया जा सकता है, यह भी सही है। तो छठवा हमारा सही है, ये भी इसमें दिया है, इसमें भी दिया है। ठीक है, दोनों ऑप्शन अभी भी है। संसद के 2/3 बहुमत से इसे वापिस लिया जा सकता है, जो कि 7वां स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, साधारण बहुमत से लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा 7वां जो दिया गया है, इसमें 7वां नहीं, इसमें भी नहीं। ठीक है, ये हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, 7वां नहीं दिया है, 6वां। ठीक है, ये करेक्ट। अब जो है इस पर संसद की संयुक्त अधिवेशन में स्वीकृति ली जा सकती है, ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये देख सकते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इसका जो है सी आंसर होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग 3-4 स्टेटमेंट ही हमें अगर कंफर्म होगा तो हम इसको करेक्ट आंसर में चुन सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इस प्रकार के क्वेश्चन। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन से हम लोग अगर 10 क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पर रिवीजन या फिर तैयारी करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हम इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही हमें लाइक शेयर सब जरूर करें, ताकि हम ऐसे ही जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्लास जो है आपके लिए प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।